हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 12 की बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे और हमने कंटिन्यूसली जो पहली यूनिट के 4 चैप्टर यानी कि यूनिट फर्स्ट यानी कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। 4 चैप्टर के अंदर उस यूनिट को कंप्लीट किया था और हमने प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट जो दूसरा यूनिट है अपनी, उसके 2 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने पादप जल के बीच में जो संबंध है उसके बारे में पढ़ा था, प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। और 6 के अंदर हमने जो मुख्य रूप से जल अवशोषण है और रसारोहण है उसके बारे में पढ़ा था। अब आज का जो अपना नया लेसन है वो है अध्याय 7 लेसन नंबर 7 क्लास 12 का बायोलॉजी का, क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय 7 का उसका पार्ट फर्स्ट आज हम लेंगे। चैप्टर का नाम है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम जानेंगे और इसको बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए कि हमने क्या पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर, हमने ये पढ़ा है कि मुख्य रूप से जो पादप है मर्दा द्वारा जल का जो अवशोषण करते हैं वो उसकी जरूरत से भी ज्यादा प्लांट के अंदर रहता है। आपको पता है कि हमने बात की थी कि जैसे कि पौधे के वायवीय भाग होते हैं, पौधे के वायवीय भागों द्वारा क्या होता है कि जल का अवशोषण कर लिया जाता है। अब जल का अवशोषण करवाया जाता है निष्क्रिय परिवहन द्वारा, सबसे ज्यादा होता है मैकेनिज्म निष्क्रिय वाली यानी कि पैसिव टाइप वाली। तो क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो उसके वायवीय भागों में तन्ने के अंदर जो जल का एक स्तंभ बनता है, वो जल स्तंभ के अंदर जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जरूरत से भी बहुत अधिक मात्रा में जल क्या होता है पादप के अंदर स्टोर्ड रहता है। तो पादप उसी जल को क्या करता है, वापस वाष्प के रूप में क्या करता है, उसको उत्सर्जित करता है या बाहर निकालता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आज का अच्छा टॉपिक है अपने सामने, वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, किस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट होता है। देखेगा कि पौधे के जो विभिन्न वायवीय भाग है, वायवीय का मतलब क्या होता है, हमने बहुत बार बात की है कि पौधे के वायवीय भाग, वायवीय का मतलब होता है कि पौधे के ऊपरी सिरे वाले, ऊपरी मतलब कि वायुमंडल से संपर्क में रहने वाले, वायुमंडल एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहने वाले। तो विभिन्न पौधे के जो विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा जल के वाष्प के रूप में त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी परिभाषा है, कोई कंफ्यूजन वाली है। वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है, देखिएगा। वाष्पोत्सर्जन मतलब कि वाष्प प्लस उत्सर्जन। क्या होता है, वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी कि पौधे के विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा जल को वाष्प के रूप में त्यागने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी कि वाष्प का उत्सर्जन करना, एक्सपेल आउट करना वाष्प का, ठीक है ना। तब यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो किन किन पौधे के अंगों द्वारा, किन किन विधियों द्वारा, हम मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कितने हो सकते हैं, या हम कितने टाइप के वाष्पोत्सर्जन को प्लांट की एक बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला होता है अपना रंध्रीय स्टोमेटिकल ट्रांसपिरेशन, दूसरा होता है क्यूटिकल और तीसरा होता है वात रंध्रीय, ठीक है। दूसरा पहला क्या था, रंध्रीय, दूसरा था उपत्वचीय क्यूटिकल और तीसरा था अपने मुख्य रूप से वात रंध्रीय प्रकार का। यानी कि मुख्य रूप से हम बात करें तो इसके अंदर क्या बनते हैं, लेंटिकल्स बनते हैं, वात रंध्र बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले की बात करते हैं हम स्टोमेटा वाले, रंध्रीय वाले को। देखो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जब रंध्र क्या पर पाए जाएंगे, आप सभी को पता है, इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। रंध्र होते हैं पत्तियों की सतह पर, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पत्तियों की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं और मैक्सिमम जो भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो क्या होती है, पत्तियों द्वारा ही होती है, पत्तियों की सतह या रंध्र द्वारा ही होती है। तो पत्तियों की सतह पर जो रंध्र उपस्थित होते हैं उनके द्वारा जल को वाष्प के रूप में जो त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है। परिभाषा क्या रहेगी, पत्तियों की सतह पर जो रंध्र उपस्थित होते हैं उनके द्वारा वाष्प को, जल के वाष्प को यानी जल को वाष्प के रूप में त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अपने को एक बात हमेशा याद रखनी है कि पौधे के किसी भी भाग से वाष्पोत्सर्जन हो सकता है, केवल रूट से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रूट क्या होती है, वायुमंडलीय नहीं होती है। तो और पूरे प्लांट का 50 से 97% तक जो ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन किसकी वजह से होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की वजह से या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है।
ठीक है, तो पहला हो गया रंध्रीय। दूसरा क्या है अपने, दूसरा है उपत्वचीय। क्या होता है, उपत्वचीय। उपत्वचीय क्या होता है कि मरोद्भिद पादपों के अंदर क्यूटिकल कुछ स्थानों पर, मरोद्भिद प्लांट के अंदर क्यूटिकल क्या होती है, मरोद्भिद प्लांट। अब क्यूटिकल देखो, मरोद्भिद प्लांटों की आपको पता है कि उसका बाह्य जो उपत्वचा पाई जाती है, उसका बाह्य क्षेत्र होता है बहुत ही हार्ड होता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल वैसे तो क्या होती है, अपारगम्य झिल्ली होती है, लेकिन क्या होता है क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है, अपारगम्य होती है, कुछ भी आयनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता, पारगम्यता परमिएबिलिटी नहीं पाई जाती है। लेकिन क्या होता है कि कोई मरोद्भिद पादप होता है, कुछ उनके अंदर क्यूटिकल क्या होती है, वो जो हार्ड या मोटी भित्ति होती है, वो कुछ स्थानों पर बहुत पतली या टूटी होती है, और उसके टूटने वाली जगहों से क्या होती है कि वहां पे जल की वाष्प के रूप में थोड़ी सी मात्रा क्या होती है, बाहर निकलती है, हानि होती है, वाष्प के रूप में बनकर उठती है, उत्सर्जित होती है। और उपत्वचीय प्रकार का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो 3 से 10% तक कह सकते हैं कि उपत्वचीय प्रकार का हो सकता है। और तीसरा अपने है वातरंध्रीय। वातरंध्रीय क्या होता है, आपको पता है कि काष्ठीय जो स्तंभ होते हैं, लकड़ी देने वाला काष्ठीय स्तंभ तथा कुछ ऐसे फलों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वातरंध्र कहते हैं। अब काष्ठीय स्तंभ या कुछ फलों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम वातरंध्र कहते हैं, ये वातरंध्र क्या होते हैं, काफी बार जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, और इसी प्रकार के जलवाष्प की क्रिया को या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वातरंध्रीय प्रकार के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं, जिसे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये 0.1% बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि ऐसी स्थितियां बहुत कम बनती है। तो हमने अभी क्या डिसाइड किया है कि हमने वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा पढ़ी है। पहले तो अपने को पता होना चाहिए वाष्पोत्सर्जन होता क्यों है। एक बात हमेशा याद रखना है कि जब जल अवशोषण द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है, मूल द्वारा, जड़ों द्वारा, और प्लांट के अंदर क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है, लेकिन उसकी जल की आवश्यकता से स्टोरेज की क्षमता ज्यादा होती है, जितनी जरूरत होती है उससे कहीं अधिक ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो उस जल को किन किन विधियों द्वारा उसको एक्सपेल आउट किया जाता है, यानी कि और वो विधि क्या है, अपनी वाष्प के रूप में, यानी कि जल का वाष्प के रूप में पौधे द्वारा, पौधे के विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा जल का वाष्प के रूप में त्यागने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार के हो सकते हैं, रंध्रीय, उपत्वचीय और वातरंध्रीय प्रकार के। रंध्रीय सबसे ज्यादा मात्रा में वाष्पोत्सर्जन इसी प्रकार से होता है, 50 से 97% तक। क्या होता है कि पत्तियों की सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं, उन रंध्रों से क्या होता है, उन रंध्रों से जल के वाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है। दूसरा उपत्वचीय था, जो मरोद्भिद पादपों में पाया जाएगा। क्या होता है कि मरोद्भिद पादपों के अंदर जो क्यूटिकल पाया जाता है, उसकी बाह्य सतह क्यूटिकल बहुत हार्ड होती है, मोटी भित्ति होती है, अपारगम्य होती है वैसे नॉर्मली, लेकिन कई जगह पर क्या हो जाता है कि वो जो मोटी भित्ति है क्यूटिकल की, वो क्या होता है कई स्थानों पर पतली या फिर टूट जाती है, तो वहां से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है और वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ये 3 से 10% तक होता है। तीसरा था अपने कौन सा, वातरंध्रीय प्रकार का। वातरंध्र का मतलब होता है कि कुछ काष्ठीय स्तंभ होता है, ज्यादा मात्रा में लकड़ी देने वाला, जिससे इमारतें वगैरह बनाते हैं। काष्ठीय स्तंभ या कुछ फलों के अंदर क्या होता है, उनकी सतह पर छोटे छोटे होल्स या छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वातरंध्र। और वातरंध्र क्या होता है कि उन्हीं वातरंध्र से काफी बार जल की मात्रा में क्या होती है, हानि हो जाती है, उसे हम बोलते हैं वातरंध्रीय प्रकार का वाष्पोत्सर्जन, जो बहुत ही कम 0.1% यानी कि रेयर कंडीशन में होता है। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, हाँ, वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार पढ़े, और हमने बात की थी कि जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन, वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो इसी के प्रोसेस को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, देखिएगा। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि पौधे के वायवीय भाग के ऊपर जो पत्तियां पाई जाती है, पौधे के वायवीय भाग पर जो पत्तियां पाई जाती है, उन पत्तियों की ऊपरी सतह और निचली सतह, जिसे ऊपरी सतह को हम बोलते हैं अधिचरम और निचली सतह को बोलते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है, तो पत्तियों की जो अधिचरम और बाह्य सतह के बीच में क्या पाया जाता है, पर्ण मध्यों तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पर्ण मध्यों तक पाया जाता है। और इन्हीं पर्ण मध्यों तक की वजह से क्या होता है कि रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की हो सकती है। देखो, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या हुआ कि पत्तियों की अधिचरम और बाह्य त्वचा के बीच में पर्ण मध्य तक पाई जाती है, द्विबीजीय पात्रों में अलग प्रकार की स्थितियां बन जाती है, और इन्हीं में कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जिसकी वजह से रंध्रों का निर्माण होता है और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब देखो, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या हो सकता है, उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि पत्तियां, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां कितनी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां, लीव्स कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो वो 3 प्रकार की हो सकती है। अधोरंध्रीय प्रकार की पत्तियां, दूसरी होती है उभयरंध्रीय प्रकार की लीव्स यानी कि पत्तियां, और तीसरी होती है अतिरंध्रीय प्रकार की। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि अधोरंध्रीय प्रकार की जो पत्तियां होगी ना, उनके अंदर जो रंध्र पाए जाएंगे, वो पत्ती जो लीव्स होती है, पत्ती
उसकी निचली सतह पर पाए जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि मान लो ये एक कोई पत्ती है, लीव्स है, एक लीफ है ये, ठीक है, ये इसकी ऊपरी सतह, ये इसकी निचली सतह। तो इसके नीचे वाली सतह पर क्या पाए जाएंगे, रंध्र पाए जाएंगे, जिससे बोलेंगे अधोरंध्री प्रकार की, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है सेब, संतरा आदि की पत्तियां या अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों के अंदर अधोरंध्री प्रकार की क्या पाए जाते हैं, पत्तियां पाई जाती है। उसके अंदर क्या होता है, रंध्र पत्ती लीफ के नीचे की सतह पर पाया जाता है। दूसरा है अपने उभयरंध्री। उभयरंध्री का मतलब क्या है, उभयरंध्री का मतलब है कि मान लो ये कोई ये लीफ है, ये एक पत्ती है जिसकी ऊपरी और निचली सतह यानी कि 3D स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो दोनों सतह पर क्या पाए जाएंगे, रंध्र पाए जाएंगे, यानी कि रंध्र पत्ती की दोनों तरफ की सतह पर उपस्थित होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है मक्का या जई। इस प्रकार के जो रंध्रीय पत्तियों को बोलते हैं जई प्रकार की या जई प्रकार के, इसको बोलते हैं मुख्य प्रकार के सेब प्रकार की पत्तियां, क्योंकि ये में सेब वगैरह एग्जाम्पल मिलते हैं। और तीसरा आता है अतिरंध्री प्रकार की। अतिरंध्री का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई एक लीफ है, ये ऊपरी सतह, ये निचली सतह। तो अतिरंध्री का मतलब है केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर, केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर क्या पाए जाएंगे, रंध्र उपस्थित होंगे, तो उसे बोलेंगे अतिरंध्रीय। और इसका एग्जाम्पल है वाटर लिली या प्लावी पादप। और अधिकांश जलोद्भिद पादप के अंदर ये प्रकार की संरचना पाई जाती है। अधिकांश जलोद्भिद पादपों के अंदर अधिरंध्रीय प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब ये तो थी क्या पत्तियों के प्रकार रंध्र की उपस्थिति के आधार पर, जो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन हमने पढ़ा है। अब एक रंध्र की बात करें तो एक रंध्र की संरचना किस प्रकार की हो सकती है। रंध्र की संरचना देखने के लिए अपने को पता है कि रंध्र क्या होते हैं। मुख्य रूप से आपको पता है कि रंध्र होते हैं जो पत्तियों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, आंतरिक भाग यानी सतह पर पाए जाते हैं। और उसकी स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखती है कि इसके अंदर दो मुख्य वृत्ताकार संरचना पाई जाती है, जिसे कोशिकाकार संरचना जिसे बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। और उसके बीच के चारों तरफ तो पाया जाता है स्थूल आंतरिक कोशिका भित्ति, और इन द्वार कोशिकाओं में भरा रहता है जल। और बीच के अंदर जो गैप या खिंचाव उत्पन्न होता है उसकी वजह से क्या होता है, रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। तो इसका हम देखने के लिए अपने पास मुख्य रूप से कुछ टॉपिक इसको नोट करते हैं, इस डायग्राम को इसके ऊपर, और इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि ये रंध्र क्या होते हैं, रंध्र के खुलने और बंद होने की स्थिति क्या होती है, उसके फिर कार्यविधि को भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हम रंध्र की संरचना की बात कर रहे थे, अपना डायग्राम समझा था। यहाँ देखिए कि रंध्र की जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है। तो क्या होता है कि जो प्रत्येक रंध्र होता है वो दो वृत्ताकार कोशिकाओं से बनता है। ये देखिए ये जो रंध्र है ये दो वृत्ताकार कोशिकाएं, देखो एक इस तरफ वाली, ये देखो ये कोशिकाएं नजर आ रही होगी, ये जो दो वृत्ताकार कोशिकाएं दिख रही है वृक्क के आकार की, उसे हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं। उसे हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं, ठीक है। अब इन द्वार कोशिकाओं के मध्य एक छिद्र बनता है। इन दोनों द्वार कोशिकाओं के मध्य एक छिद्र बनता है जिसे रंध्रीय छिद्र कहते हैं। अब इसे ही हम क्या बोलेंगे, रंध्रीय छिद्र। क्या कहेंगे, रंध्रीय छिद्र कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये द्वार कोशिकाएं बनी ये दोनों द्वार कोशिकाओं की जो आंतरिक और बाह्य भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति तो ये अंदर वाली जो आंतरिक भित्ति होती है वो तो होती है मोटी, और जो बाहर वाली भित्ति होती है वो होती है पतली। तो आंतरिक और बाह्य भित्ति होती है दोनों, इन दोनों की जो वजह से क्या होता है कि द्वार कोशिकाओं का आयतन अंदर से बढ़ जाता है। और ये आयतन बढ़ने से क्या हो जाती है कि ये जो द्वार कोशिकाएं फूल जाती है, और जब भी ये द्वार कोशिकाएं फूलेगी ना तो ये क्या हो जाता है कि रंध्र खुल जाता है। ये खुली हुई स्थिति है, रंध्र खुले, ठीक है, रंध्र खुल जाते हैं। लेकिन वापस से जब ये स्लत होता है, स्लत मतलब कि इसका अंदर द्वार कोशिकाएं आपस में खिंचती नहीं है, आपस में क्या नहीं होते, आपस में तनाव नहीं बढ़ता है, नॉर्मल स्थिति रहती है, स्लत हो जाती है। तो ये वापस क्या होता है कि ये दोनों द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है, वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाती है, जिससे क्या होता है कि रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। स्लत स्थिति में द्वार कोशिकाएं पूर्वक होकर रंध्र को बंद कर देती है। और द्वार कोशिकाओं के भी क्या होता है कि चारों तरफ स्थित उसी के जैसी अन्य और कोशिकाओं से भिन्न कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि द्वार कोशिकाओं के चारों ओर स्थित होती है। कुछ कोशिकाएं होती है जो अन्य कोशिकाओं से क्या होती है, अलग प्रकार की होती है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सेसरी यानी कि सहायक कोशिकाएं। और आपसे कोई पूछ ले जाए कि एक लीफ के अंदर, एक पत्ती के अंदर कितने रंध्र हो सकते हैं, तो आपको ये बताना है कि 100 से लेकर 60,000
प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो सकते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर इतने हो सकते हैं, ठीक है ना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, इतने तो हो सकते हैं रंध्र। ये रंध्र की हमने डायग्राम की बात की। अब अपने को रंध्र की गति की क्रियाविधि करनी है। अब रंध्र की गति क्या होती है भाई? तो रंध्र की गति किसे कहेंगे कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं रंध्र गति। क्या कहते हैं? रंध्र की गति। अब रंध्र की गति को समझाने के लिए एक वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी हैं वैज्ञानिकों ने। तो सबसे पहली है मांड शर्करा परिकल्पना। क्या है? मांड शर्करा परिकल्पना। ये क्या होती है कि ये जेटी सायरे ने दी थी 1923 के अंदर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि जब प्रकाश मतलब क्या? दिन में, जब प्रकाश में जो रक्षक कोशिका, जैसे हम इसकी जो द्वार कोशिकाओं की संरचना रक्षक कोशिकाएं, जब प्रकाश यानी कि दिन में रक्षक कोशिकाओं में जब CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है, CO2 की मात्रा कम होती है, तो क्या होता है कि पीएच बढ़ जाता है। पीएच क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, या पीएच उच्च हो जाता है। अब जैसे ही रक्षक कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होगी, क्योंकि दिन के अंदर क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन। तो CO2 की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से पीएच बढ़ जाता है। अब जब पीएच उच्च हो जाता है तो क्या होता है कि एक एंजाइम होता है फास्फोराइलेज एंजाइम, वो इस पीएच के उच्च होने की वजह से क्या होता है कि उन कोशिकाओं में सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? फास्फोराइलेज एंजाइम द्वारा रक्षक कोशिकाओं में सक्रिय हो जाता है। उसकी वजह से जो कोशिका में पाए जाने वाला पत्तियों के अंदर जो मांड होता है, यानी कि जो भोजन क्या होता है? संचित भोजन के रूप होता है, वो मांड किसके अंदर बदल जाता है? ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट में बदल जाता है। किसके अंदर? वो मांड होता है वो ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट में बदल जाता है। और ये जो ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट में बदलेगा तो क्या होगा कि दार कोशिकाओं का डीपीटी बढ़ जाती है, और जब दार कोशिकाओं की डीपीटी बढ़ जाएगी तो वो स्फीत हो जाती है। क्या हो जाती है? द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है, फूल जाती है, और फूलने की वजह से क्या होता है? रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। अब ये तो थी कि रंध्र के खुलने की प्रक्रिया जो मांड शर्करा प्रक्रिया में दिन के समय होती है, लेकिन रात के अंदर क्या होता है? वापस इसका उल्टा, कि रात मतलब कि क्या होता है? मुख्य रूप से प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश की अनुपस्थिति। तो रात के समय CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, CO2 छोड़ते हैं पादप, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो पीएच लेवल है वो अम्लीय हो जाएगा। पीएच कम होता है तो अम्लीय हो जाएगा, उच्च होता है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो जैसे ही पीएच लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है। तो ये जो ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट बना है यहाँ पे, ये ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट, ये वापस किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है? मांड के अंदर वापस रिवर्स चला जाता है, उल्टा हो जाता है, मांड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो द्वार कोशिकाएं स्फीत हुई थी, फूली थी, ये वापस द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? स्लत हो जाती है, यानी कि वापस संकुचित हो जाती है, जिससे क्या हो जाते हैं? रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रंध्र बंद हो जाते हैं। यह परिकल्पना किसने दी थी? यह परिकल्पना मांड शर्करा परिकल्पना जेडी सायरे ने दी थी। अब पहली गति रंध्र गति की क्रियाविधि में मांड शर्करा परिकल्पना को हमने अच्छे से समझ लिया है। दूसरा क्या है? दूसरी स्टीवर्ड की परिकल्पना। क्या है? स्टीवर्ड की परिकल्पना। स्टीवर्ड ने क्या किया? यही से इसको आगे बढ़ाया। इन स्टीवर्ड ने कहा था कि जब मांड ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित होता है तो इसके बाद भी कुछ ना कुछ और चीजें बनती है, यहां तक ये रुकता नहीं है। यानी कि जब पीएच जब बढ़ेगा, पीएच उच्च होता है, तो जब मांड ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट में परिवर्तित होता है तो उसके साथ साथ और भी चीजें बनती है आगे परिवर्तन में। उसके बाद बनता है ग्लूकोज, फिर वो मांड ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित होता है, और अंत में क्या बनाता है? वो ग्लूकोज बना देता है। और स्टीवर्ड ने यह भी कहा था कि ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट के मुकाबले ग्लूकोज 6 फास्फेट तथा ग्लूकोज जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि द्वार कोशिकाओं के कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है, और द्वार कोशिकाओं की कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाएगी तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। इसे स्टीवर्ड की परिकल्पना कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दो परिकल्पनाएं हमने देख ली थी, रंध्र गति के खुलने की, रंध्र के गति की क्रियाविधि, और तीसरी भी हम देखेंगे सक्रिय पोटेशियम तथा स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण सिद्धांत तीसरी परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे रंध्र गति की क्रियाविधि में। तीसरा अपना मुख्य कारक रंध्र गति की क्रियाविधि का तीसरा जो क्रियाविधि थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण, और ये एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी ये याद रखना। अब ये सिद्धांत है जो ये कहता क्या है, यानी कि जो सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत क्या होता है, ये सिद्धांत दिया था जापानी वैज्ञानिक इमामुरा और फ्यूजिनो ने
इन्होंने ये कहा था कि जब दिन के अंदर द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या बनता है, मेलिक अम्ल बनता है, क्योंकि दिन के अंदर क्या क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दिन के अंदर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दिन के अंदर द्वार कोशिकाओं में जो मेलिक अम्ल बनता है, उस मेलिक अम्ल का बार बार वियोजन होकर वो मेलिक अम्ल क्या बनाता है, मेलेट और हाइड्रोजन आयन बनाता है। क्या बनाता है, मेलेट और हाइड्रोजन आयन बनाता है। कौन बनाता है, ये मेलिक अम्ल। ये मेलेट और हाइड्रोजन आयन बनने के बाद क्या होता है कि जो सहायक कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले पोटेशियम आयन होते हैं वह रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन आयन है वह हाइड्रोजन आयन रक्षक कोशिकाओं से बाहर चले जाते हैं। क्या होता है कि जब मेलिक अम्ल का वियोजन होता है और मेलेट और हाइड्रोजन आयन बनते हैं, तो क्या होता है कि जो सहायक कोशिका, हमने बात की थी कि रक्षक कोशिकाओं के समान ही अन्य कोशिकाएं पाई जाती है जिसे हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। उन सहायक कोशिकाओं के अंदर जो पोटेशियम आयन पाए जाते हैं, यह पोटेशियम आयन रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ चले जाते हैं। और फिर अंत में उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद अपने को पता है कि हाइड्रोजन आयन बाहर चला गया, तो फिर पोटेशियम आयन और मेलेट बनते हैं। यह पोटेशियम आयन और मेलेट जो द्वार कोशिकाओं में, जिनके अंदर इनकी वजह से द्वार कोशिकाओं में परासरण सांद्रता अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है, जिससे द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है, यानी कि मोटी हो जाती है, फूल जाती है, और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ये तो इमामुरा ने और फ्यूजिनो ने दिन के समय रंध्र के खुलने की स्थिति को बताया था, और इन्होंने ये रात्रि के समय यह कहा कि रात्रि के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो क्या होगी, CO2 की सांद्रता बढ़ती है। CO2 की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। जब CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी तो क्या होता है, जब भी CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर एक एब्सिसिक अम्ल हार्मोन सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन सक्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन, जो देखिए यहाँ पर जब रंध्र खुले हुए थे तो सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन रक्षक कोशिकाओं में रक्षक कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर गए थे, वही पोटेशियम आयन वापस द्वार कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं से बाहर की तरफ चला जाता है सहायक कोशिकाओं के अंदर, जिससे क्या होता है, यहाँ पर परासरण सांद्रता बढ़ गई थी तो जिसकी वजह से वापस परासरण सांद्रता कम हो जाती है, और जब परासरण सांद्रता कम हो जाएगी तो वैसे के वैसे द्वार कोशिकाओं अपने आप ही स्वत यानी कि संकुचित हो जाएगी, और क्या हो जाएंगे, रंध्र वापस बंद हो जाएंगे। तो ये सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। वर्तमान में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण सिद्धांत। इमामुरा और फ्यूजिनो द्वारा दिया गया था। ये दोनों जापानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने पूरी कंप्लीट प्रोसेस को बताया है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि रंध्र की गति की क्रियाविधि को समझा है। 3 मुख्य प्रकार की जो सिद्धांतों को पढ़ा, तीनों सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट ये है सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत जो सर्वाधिक मान्य है। और अब अगला टॉपिक होता है इसी चैप्टर का अपने कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी कि हमने बात की है कि वाष्पोत्सर्जन तो होता है, अब इसको कोई कारक प्रभावित करते हैं क्या, जो मुख्य रिलेटेड अपने आरबीएससी जो देती है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन को मुख्य रूप से 2 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, एक तो बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। ये थ्योरेटिकल और नॉर्मल सा टॉपिक है। बाह्य कारक में पहला हम देखते हैं प्रकाश, यानी कि पहला कारक कौन सा है, प्रकाश, यानी कि प्रकाश किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। तो प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से रंध्रों के खुलने व बंद होने में, अप्रत्यक्ष रूप से तापमान में वृद्धि करती है, इसलिए ये प्रकाश क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। दूसरा है वायु। वायु आपको पता है कि वायु के तेज प्रवाह की वजह से आसपास के नम वायु हट जाती है और शुष्क वायु उसके संपर्क में आती है, जिसके फलस्वरूप हवा में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। जब हवा तेज रहती है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अधिक होता है, तो ये भी प्रभावित करता है। तीसरा अपना है मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा होना, मतलब कि मिट्टी के अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर मृदा के अंदर उपस्थित जो प्राप्य जल होता है उसका निर्माण करती है। जब प्राप्य जल की मृदा में कमी हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है। और चौथा है बाह्य कारक में तापमान। तापमान मतलब कि तापमान बढ़ने से वायुमंडल में अत्यधिक आर्द्रता कम हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। तो ये मुख्य 4 बाह्य कारक थे जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। और अब देखते हैं आंतरिक कारक। आंतरिक मुख्य रूप से 3 कारक है, पत्ती की संरचना, मूल प्रवाह अनुपात और पत्ती का दिक् विन्यास। पहले देखते हैं पत्ती की संरचना, यानी कि जो पत्ती की संरचना होती है वो किस प्रकार
वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। तो आपको पता है कि पत्ती की संरचना वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है, क्योंकि शुष्क जलवायु में उगने वाले जो पादप होते हैं उनकी पत्ती की बाह्य त्वचा क्यूटिकल से बनी होती है, जो मोम वगैरह रोम वगैरह पाए जाते हैं उसके ऊपर, और उसकी वजह से क्या हो जाती है कि वो रंध्र निमग्न हो जाती है, यानी कि सकल स्टोमेटा हो जाते हैं, यानी कि काफी बार स्टोमेटा खुलते नहीं, बंद हो जाने की स्थिति हो जाती है। ये जो लक्षण, ये कैरेक्टर्स वाष्पोत्सर्जन को बंद कम करते हैं, उसकी रेट को कम करते हैं, दर को कम करते हैं, और पत्ती के प्रति इकाई सत्र में रंध्रों की संख्या को भी एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है, क्योंकि वो काफी बार क्या होता है, मोम जम जाता है, उसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण आ जाता है, तो रंध्र खुल नहीं पाते या बंद ही रहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो पत्ती की संरचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आंतरिक कारक में। दूसरा है मूल प्रवाह अनुपात, मतलब कि मूल प्रवाह अनुपात में वृद्धि से पौधों में वाष्पोत्सर्जन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और तीसरा है पत्ती का दिक् विन्यास। दिक् विन्यास मतलब कैसे कि उसके ऊपर सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो किस कोण से गिर रही है, यानी कि जो पत्तियों का दिक् विन्यास आपतित विकिरण के समकोण हो तो उस समय सूर्य की किरणों का सबसे अधिक प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत ज्यादा हो जाती है। सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है। यदि पत्तियों का दिक् विन्यास आपतित विकिरण के समानांतर हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम होती है या कंट्रोल्ड रहती है। तो इस प्रकार हमने वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य दोनों कारक को देखा है। अब इस चैप्टर का एंडिंग जो पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व देखेंगे और कुछ छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करते हैं, और इस चैप्टर को आज इसी पार्ट के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। अब इस चैप्टर का अपने मुख्य रूप से अंतिम जो टॉपिक बचा है वो है वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन का महत्व इस कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये लाभदायक भी है, हानिकारक भी है, और कुछ वैज्ञानिक इसे बोलते हैं कि ये एक आवश्यक बुराई भी है, आवश्यक है और बुराई भी है। ये इस प्रकार की कुछ चीजें हैं जो अपने बुक के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। हम कुछ लाभदायक चीजों को देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार अपने लिए लाभदायक महत्व रखता है पादपों के लिए। तो इसकी वजह से रसारोहण होता है, खनिज लवण व जल का अवशोषण होता है, वाष्पोत्सर्जन में स्थानांतरण भी खनिज लवण व जल का होता है, और वाष्पोत्सर्जन पत्ती का तापमान कम रखता है, क्योंकि वो उसके ऊपर वाष्प जमी रहती है तो पत्ती का तापमान कम रहता है, और अतिरिक्त जल का निकास करता है। ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट लास्ट था। कुछ दो चीजें और दी गई है, देखो, एक तो दिया गया आपने बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि पत्तियों के उपांतों से, ऊपरी अंत या ऊपरी सिरों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप से स्त्राव होना क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आलू, अरबी और ब्रायोफिलम से क्या होता है, बिंदु स्त्राव का की प्रक्रिया होती है। फिर बिंदु स्त्राव क्या होता है, आपने बताया बुक, जो पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी जल की बूंदें निकलती है, वो उसके क्या होती है कि वो सिराओं के अंतिम से जल के पत्तियों की जो सिराएं होती है उस सिराओं के अंतिम भाग से निकलती है और निष्कासित होता है जल का भाग। और एक अपने लिखा गया है रस स्त्राव। रस स्त्राव बताया, एग्जाम्पल आपको पता है लेटेक्स, यानी कि लेटेक्स या रबर का सीर निकलना, मतलब कि रसों का स्त्रावण होना। जैसे पौधे के कटे या क्षतिग्रस्त भाग होते हैं, वहां पर क्या होता है कि जो कुछ रस है जो बाहर आ जाता है, तो इस प्रकार ये रसस्राव कहलाता है। ये जाइलम कोश वाहिकाओं के रस मूलदाब के कारण धनात्मक तनाव में आता है, और जिसकी वजह से जाइलम वाहिकाओं के कटने आता है, क्षतिग्रस्त होने पर वो रिसाव होकर बाहर आता है। रबर के वृक्ष से बाहर आना, लेटेक्स का बाहर आना, ये रसस्राव कहलाता है। तो इस प्रकार हमने जो अपना वाष्पोत्सर्जन का जो आज का लास्ट टॉपिक है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको पूरा इंपॉर्टेंट भी हमने पढ़ा है, कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं जो बुक से रिलेटेड उसको भी मैंने पढ़ाया है। और इसके देखो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न किस अंग से वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन नहीं होना चाहिए, पत्ती, तना, जड़ या कच्चे फल। तो हमने पहले ही बात की थी कि जड़ों से कभी वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, दूसरे सभी से कोई ना कोई कारणों से हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन था सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन कहां से होता है, तो आप सभी को पता है रंध्रों से सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। जल रंध्र कहां पाए जाते हैं, जल रंध्र पर्ण की तटों पर, यानी कि पत्तियों के किनारों पर जल रंध्र पाए जाते हैं, याद रखना। चौथा था पौधों में बिंदु स्त्राव की क्रिया में निकलने वाला द्रव कौन सा होता है। पौधों में बिंदु स्त्राव की क्रिया में, याद रखना, जल के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के होते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट से याद रखना कि जो बिंदु स्त्राव द्वारा बाह्य जल होता है वो शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के पदार्थों का निष्कासन होता है। फिर वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से ये बात करनी है, हमने पढ़ा है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से होती है। द्वार कोशिकाओं की आकृति वृत्ताकार, सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत प्रस्तुत करना है। और वाष्पोत्सर्जन का कोई एक लाभ, ये हमने 3 लाभ यहाँ पे नोट किए हैं। स्टोमेटा खुलने के समय द्वार कोशिकाओं की स्थिति क्या होती है, यानी कि रंध्र जब खुलेंगे तो द्वार कोशिकाएं क्या होती है, द्वार कोशिका फूल जाती है, स्फीत हो जाती है। और वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा, बिंदु स्त्राव की परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है। रंध्र उपकरण का नामांकित चित्र हमने बनाया था। और वाष्पोत्सर्जन प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों को हमने अभी तीनों कारकों के बारे में पढ़ा था, चारों बाह्य कारकों, तीनों आंतरिक कारकों का।
स्टोमेटा के खुलने की बंद होने की सारी प्रक्रिया पढ़े। कुल मिला के आपके सारे क्वेश्चन है जो आप रिवील हो रहे हैं, हमने पूरा चैप्टर यहाँ पे पढ़ लिया है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे वाला टॉपिक आगे वाला चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए आप एनवीरा स्कूल से जुड़े रहिए और आपका सहयोग ऐसे ही बनाते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।